हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार दुबे राज किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रतिदिन खासकर जो VI के बच्चे हैं, जो अध्ययनरत है, उनके लिए मैं प्रतिदिन एक एक नए नए वीडियो लेकर आता हूं और उस वीडियो में मैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी तैयार करके रखता हूं ताकि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तीनों की जानकारी हो सके। तो कल के वीडियो में मैंने अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के मूल्यांकन और उनके शैक्षणिक योग्यता पर चर्चा किया था। तो कल भी हम बताए थे कि आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि अल्प दृष्टिबाधित और आंशिक दृष्टिबाधित में क्या अंतर है। ये आपका एक क्वेश्चन उस बन गया। अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के पढ़ने के लिए शैक्षणिक मटेरियल क्या होने चाहिए, वो कैसे पढ़ेंगे, आंशिक दृष्टि वाले बच्चों की पहचान आप कैसे करोगे और उसकी शिक्षा की गाइडलाइन क्या होगी, इस पर बहुत सारे कल मैंने चर्चा किया था और उसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो उसी टॉपिक में कुछ जो शेष रह गया था, अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के दृश्य समापन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है कि उनकी पढ़ने वाली दृश्य समापन वस्तुएं और उनकी दृश्य समापन क्या होती हैं। ठीक है, इसके पीछे मैंने आप लोगों को दृष्टि बाधिता के संबंध पर चर्चा की थी कि दृष्टि बाधिता किसे कहते हैं। विकलांगता के बारे में मैंने चर्चा किया था कि विकलांगता क्या होती है, विकलांगता कितने प्रकार की होती है, क्षति, अक्षमता और विकलांगता की परिभाषा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है ताकि ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम न हो। अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में, अगर मान लीजिए कि जिस वीडियो में मैंने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं बनाया है तो कृपया उस वीडियो का कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं कि इस लेसन का हमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चाहिए या लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन तैयार इसका चाहिए, ताकि हम आप लोगों के समक्ष रख सके। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के दृश्य समापन के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों को आगे किसी प्रकार की कठिनाई न हो। ठीक है, अपूर्ण आकार वाली वस्तुओं की पहचान कर उन्हें श्रेणीबद्ध करना। जो बच्चे जो शिक्षा मटेरियल अपूर्ण आकार के हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, उन चीजों को इकट्ठा करके अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के सामने और उस पर चर्चा करें ताकि वो बच्चे अच्छी से उस चित्र को समझ सके। वस्तु के अपूर्ण भाग की पहचान, उदाहरण के लिए बच्चे को किसी परिचित अपूर्ण शब्द के निकाले गए वर्णों को बताने के लिए कहा जाए। जैसे वर्ण बताएंगे बच्चे को और वो पूरा शब्द नहीं होगा, ताकि उस पर हम चर्चा करेंगे तब बच्चा जाकर आगे वो सीख सकता है। आकृतियों के समूह को आरोही अथवा अवरोही क्रम में प्रदर्शित किया जाए। मान लीजिए कि हम जैसे क ख ग घ है तो वो रंगीन मटेरियल होना चाहिए और बच्चे को एक दो बार बताएंगे कि क ऐसे होता है, ख ग घ अंग, और उसको क्या करेंगे कि गलत श्रेणीबद्ध में रख देंगे। अब बच्चे से कहेंगे कि आप इसको सही श्रेणीबद्ध में सजाओ, तो बच्चा बार बार उस चीज को देख रहा है तो क्या करेगा कि पहले क को रखेगा, फिर ख को रखेगा, फिर ग को रखेगा, फिर घ को रखेगा, फिर अंग को रखेगा, ताकि उसे अच्छी तरह से जानकारी हो सके कि क के बाद क्या आता है ख। ठीक है,
उसमें से एक आकृति हटा ली जाए, तत्पश्चात बच्चे की आकृति को पूर्ण करने के लिए कहा जाए। ठीक है, इसे मान लीजिए कि गिनती के शब्द है, तो 1 से 10 तक हम गिनती के अंक ले लिए और उसमें से 7 को हटा लिए। अब बच्चे से पूछेंगे कि इसमें से कौन सा अंक गायब है, आप इसको इसमें से उठाकर इस यहां लगाइए। तो बच्चा क्या करेगा कि उसका मानसिक बल भी बढ़ेगा और सीखने की कला भी विकसित होगी। ठीक है, बच्चे को किसी ठोस वस्तु से हटाए गए भाग को ढूंढने के लिए कहा जाना चाहिए। ठीक है, आकृति का स्थितीकरण वस्तु का स्थायित्व, परिचित ठोस वस्तुएं विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित की जाए ताकि बच्चे इनका अंतर बताए जाए। विभिन्न आकृतियों के द्विआयामी चित्र बच्चे को भेद करने हेतु प्रदर्शित की जाए और बच्चे को विभिन्न चित्र बहुआयामी जो कई प्रकार की होती हैं उनको सामने रखा जाए ताकि बच्चा अच्छा से अच्छा इसको जान सके। ठीक है, अब है आकृति पटल छेद। मध्य स्थित ठोस वस्तु को ढूंढने संबंधी लेख बच्चे को किसी चित्र में एक विशेष बिंदु अंकित करने को कहा जाए। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को मैंने बताया कि गिनती का अंक ले लिया, उसमें से अंक एक हटा लिया, बच्चे को उसको व्यवस्थित करने के लिए बोलेंगे। मान लीजिए कि चित्र है, चित्र में से अब उस पर पूछा जाएगा कि इसमें शेर ऐसे होते हैं, बाद में फिर उसको घुमाकर पूछा जाएगा कि इसमें बताओ कि शेर का चित्र कहाँ है, ताकि बच्चा अच्छा से जान सके। ठीक है, अब है दृष्टि एवं शारीरिक अंगों का पारस्परिक संबंध। अब है कि जो दृष्टि शक्ति है और उसके शारीरिक, हमारे बच्चे का शारीरिक अंग, उसमें क्या उनकी पारस्परिक संबंध होता है। तो इसमें पहला है नेत्र एवं हस्त सामंजस्य। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारा नेत्र देखता है, दिमाग डिसीजन लेता है, वैसे हमारा हाथ क्या होता है, चलता है। तो इस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, गेंदों को घुमाना, फेंकना, पकड़ना तथा उछलना इत्यादि ऐसी गतिविधियां हैं जिससे बच्चे आंख एवं हाथ पारस्परिक सामंजस्य विकसित होता है। जब बच्चा गेंद खेलेगा तो उसको क्या होता है, गेंद को घुमाएगा तो उसके आंख और हाथ दोनों का पारस्परिक संबंध होता है। जैसे दोनों उसी प्रकार विकसित होंगे, आंख से कहां गेंद जा रही है, बच्चा उसको कैच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हाथ और आंख का क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है। इस कौशल के विकास हेतु किसी विशेष रंग के मनके को उसी रंग के डिब्बे में डाला जाना चाहिए। नेत्र तथा हाथ के सामंजस्य को बढ़ाने के लिए डोंगे, सिलेंडर तथा खाली डिब्बे इत्यादि इस अभ्यास के लिए उत्तम है। अब बच्चे को गैस सिलेंडर समझाना है तो प्लास्टिक का गैस सिलेंडर होता है। किसी डिब्बे को समझाने के लिए उसके खोखले बोतल, खोखले सामान को बच्चे के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ये न कि वो वाली मटेरियल नहीं ज्यादा लाना चाहिए। ठीक है, कागज से विभिन्न आकृतियां काटना, मिट्टी की वस्तुएं बनाना, कागज मोड़ने की कला, माला पिरोना तथा काटना एवं चिपकाना इत्यादि का अभ्यास बच्चों से करवाया जाता है। ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की चित्र बनाना, उसे दिखलाकर मिट्टी की वस्तुएं बनाना, क्या आप इसे गेंद बनाओ या इसे चरपाई की तरह चौड़ा करो। सब बच्चे क्या होते हैं, अपने नेत्र और हाथ दोनों का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। जैसे माला दे दी है और इसको इसमें पिरोना है, मतलब डोरे में डालना है। बच्चे के क्या होते हैं कि आंख और हाथ दोनों का सामंजस्य बैठने लगता है। ठीक है, कागज पर रेखाओं, वक्रों तथा अन्य द्विआयामी वस्तुओं तथा आकृतियों का खाका उतारना भी उपयोगी गतिविधियां है। मान लीजिए कि किसी चीज का चित्र है तो उस बच्चे से उसकी आकृति बनवाना, रेखा बनवाना, त्रिभुज बनवाना इत्यादि भी क्या है, एक बच्चे को सिखाने की कला है। ठीक है, प्लास्टिक की रस्सी से बुनाई तथा गत्ते में सुई से बुनाई की नाड़ी तंत्रों के कौशल में वृद्धि होती है। अब क्या है कि प्लास्टिक की रस्सी से बुनाई, किसी चीज का बुनाई करवाते हैं या चटाई बनवाते हैं
तो क्या होता है कि बच्चे के भीतर नाड़ी तंत्रों का विकास होता है। ओके, अब है अगला है नेत्र एवं पद का सामंजस्य। वो क्या था कि नेत्र एवं हाथ का सामंजस्य। अगला टॉपिक है नेत्र और पद का इन लोगों के बीच क्या सामंजस्य होता है। कागज अथवा चटाई के वर्गीकार खानों पर पैरों का खेल खेलने से बच्चों के पैर तथा नेत्रों का सामंजस्य कौशल बढ़ाता है। जिसे मैंने बताया कि चटाई बनाते हैं, तो चटाई पर खेलते खेलते क्या होता है कि उनके पैरों और आंखों का सामंजस्य स्थापित होता है। जब बच्चा चटाई पर पैर रखेगा तो उसके दिमाग पर जाएगा कि हम चटाई पर अपना पैर रख दिए हैं। ठीक है, इस कला के लिए रस्सी से बिछाई गई टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर भी चलना भी लाभकारी है। बच्चे को एक और कला क्या सिखलाया जाता है कि रस्सी को टेढ़ा मेढ़ा करके बिछा दिया जाता है और उस पर बोला जाता है कि आप इस रस्सी पर पैर रख के चलो, ताकि बच्चे आंख का यूज करे और पैर का भी सही यूज करे। दृष्टिहीनता की अपेक्षा अल्प दृष्टि की दशा में अध्यापक के सृजन कौशल की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में विकलांगता की स्थिति, शेष दृष्टि शक्ति तथा बच्चे का स्वभाव इत्यादि भिन्न होते हैं। क्या होता है कि जो पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनकी जो व्यवहार होता है और अल्प दृष्टि बाधित बच्चे उनके व्यवहार में बहुत अंतर होता है। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक के लिए बहुत अधिक कौशल, उनको गुण को जानना बहुत जरूरी होता है, तब भी वे बच्चे को शिक्षा का मार्गदर्शन दे सकेंगे। अपने प्रयासों को अधिक लाभकारी बनाने की दृष्टि से अध्यापक को अपना दृष्टिकोण निर्धारित करते समय निम्नलिखित का ध्यान देना चाहिए। अब इसमें अध्यापक को क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, अब यहां एक क्वेश्चन बन सकता है कि अल्प दृष्टिबाधित या आंशिक दृष्टिबाधित बच्चों के नेत्र और हाथ तथा नेत्र और पद में क्या सामंजस्य होता है, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि अब क्या करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए? अल्प दृष्टिबाधित बालों को दृश्य भेद करने में अधिक समय लगता है, इसीलिए अध्यापक को चाहिए कि वह अपने अनुदेश देने में जल्दीबाजी न दिखाए। अध्यापन की गति बच्चे को सीखने के अनुसार होनी चाहिए। इसमें शिक्षक में क्या होना चाहिए? वो बच्चे को सिखलाते समय जल्दीबाजी मत दिखाए, वो बच्चे को धीरे धीरे सिखलाए और उस पर विशेष ध्यान रखे। पढ़ते समय कुछ अल्प दृष्टि वाले बच्चों की बैठने की स्थिति ठीक नहीं होती है। ऐसे बच्चों की क्या होती है, क्लास में या कहीं पर बैठने की स्थिति भी ठीक नहीं होती है। प्रारंभ में अध्यापक इसे देखकर अनदेखी कर ले। सबसे पहले बच्चे द्वारा मुद्रित शब्दों को पढ़ने के कौशल की सराहना की जाए। पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चा क्या जानता है, क्या कर रहा है, उसी चीज को आप प्रोत्साहित करें, उसे हौसला अफजाई करें, तब बच्चे में मनोबल बढ़ेगा, तब वो आपके बताए हुए शिक्षा का अनुसरण कर सकता है। ठीक है, बैठने की गलत स्थिति को बाद में धीरे धीरे सुधारा जा सकता है, और बच्चा गलत बैठ रहा है तो उस पर भी उसे नहीं टोकना चाहिए, और तब उस पर धीरे धीरे दबाव डालना चाहिए कि ऐसे नहीं बैठा जाता है, ऐसे बैठा जाता है। ओके, शिक्षा प्राप्त करते समय बच्चों का अभ्यास में सफल होना उनकी रुचि को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। दृश्य क्षमता के विकास वाले अभ्यासों का अंत सफल दृश्य कौशल के प्रदर्शन से होना चाहिए। इससे बच्चों की देखने में रुचि बढ़ती है। अध्यापक के कौशल से ही शिक्षा प्राप्ति का यह कार्य अधिक रुचिकर हो जाता है। अब क्या करना चाहिए शिक्षक को कि पाठ को रुचिकर बनाना चाहिए और दृष्टि के हिसाब से उसका मूल्यांकन करना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ बच्चों के श्रवण शक्ति अधिक विकसित होती है तथा वह दृश्य अभ्यासों में श्रवण संकेत मिलने के पश्चात उसे जल्दी पूरा कर लेते हैं। कुछ जैसे श्रवण कम सुनने वाले बच्चे हैं और कुछ उसी में ज्यादा सुनते हैं, तो जो ज्यादा सुनने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और संकेत मिलते ही अपना काम कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को अध्यापक को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए और ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए।
उल्लिखित प्रयासों से अल्प दृष्टि वालों बच्चों की दृश्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अल्प दृष्टि वाले बच्चों की दृश्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो VI के लिए अध्ययनरत है कि अल्प दृष्टि वाले बच्चों की दृष्टि क्षमता को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन दोनों में इसका आंसर सही बैठ सकता है, ठीक है। तो इस पर आप लोग कृपया ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब है दृष्टि बढ़ाने के साधन। बच्चों की दृष्टि बढ़ाने के क्या क्या साधन होने चाहिए, ठीक है। आवर्धक, अल्प दृष्टि वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आवर्धक के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो अल्प दृष्टि वाले बच्चे हैं उनके लिए जो मटेरियल होंगे, सामग्री होगी, वो क्या होगी, प्रशिक्षित टाइप की होनी चाहिए। और प्रशिक्षित के लिए उन्हें संगोष्ठी करना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा से अच्छा जान सके। आज अनेकों प्रकार के कम लागत वाले आवर्धक उपलब्ध है। आजकल बाजार में क्या है, बहुत कम पैसे वाले सामग्री मौजूद है तथा बच्चों को इनके उपयोग द्वारा अपने पढ़ने की गतिविधियों को सरल बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और अपने तरफ से इस आवर्धक को सरल तरीके से बच्चे को समझाना चाहिए, ठीक है। देखने लायक बात यह भी है कि कुछ अल्प दृष्टि बच्चों को आवर्धक का प्रयोग लाभप्रद प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए आवश्यक है कि आवर्धक देते समय उनकी उपयोगिता के बारे में ठीक अनुमान लगा लिया जाए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जो ये आवर्धक सामग्री है उसका सही से पढ़ नहीं, मतलब अनुकरण नहीं कर पाते हैं। तो इसमें शिक्षक को क्या होना चाहिए कि उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए और उन्हें आवर्धक सामग्री के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में बच्चे को जानकारी देना चाहिए, ठीक है। अगला है बड़े छाप की पठन सामग्री। अब बच्चे को पढ़ाने के लिए कैसी सामग्री चाहिए, तो बड़े छाप वाली चाहिए, छोटे वाली नहीं, ठीक है। अल्प दृष्टि वाले बच्चों के लिए, कुछ अल्प दृष्टि वाले बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े छाप की पठन सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है। किंतु परीक्षा के समय उन्हें सहायक पाठक की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जब परीक्षा होती है तो क्या होती है, एक सहायक पाठक मिलता है, उनकी भी उनकी आवश्यकता हो सकती है क्योंकि बड़े छाप की बहुत अधिक सामग्री को पढ़ना भी उनके लिए दुष्कर होता है। इन बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री को अभिवर्धित सुविधा वाली जेरोक्स मशीन से तैयार किया जाता है। इसको कैसे इन सामग्री को तैयार किया जाता है, तो जो अभिवर्धित मशीन होती है, जेरोक्स मशीन, उससे तैयार किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक बच्चे में दृष्टिवर्धक साधनों की आवश्यकता भिन्न होती है, इसीलिए इनका उत्पादन अधिक खर्चीला होता है। और अल्प दृष्टिबाधित बच्चे का जो लेवल होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, इसीलिए इनकी पठन सामग्री के मटेरियल भी भिन्न भिन्न प्रकार की तैयार करनी पड़ती है, जिससे खर्च क्या होता है, ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अतएव बच्चे को बड़े छाप की मुद्रण सामग्री उपलब्ध कराने की अपेक्षा उन्हें आवर्धक के प्रयोग में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बड़े छाप के मटेरियल की जगह क्या करना चाहिए, आवर्धक चीज का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि वो सामान्य पुस्तकों का भी प्रयोग कर सके। जो छोटे छोटे अक्षर वाली किताबें थोड़ा मीडियम की आती हैं, उन किताबों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वो इससे सीख सके। अब है अगला कंप्यूटर। आप लोग तो जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का युग आ गया है, तो सामान्य बच्चों की तरह विशेष बच्चों के लिए भी कंप्यूटर को थोड़ा शिक्षा में शामिल किया गया है और अनिवार्य भी किया गया है। और उस बच्चों के लिए कीबोर्ड, कुछ जो पूर्ण दृष्टिबाधित हैं वो कीबोर्ड कुछ ब्रेल टाइप का आता है, जैसे जो अंक है उसमें अक्षर है वो ब्रेल में लिखा रहता है और उस पर बच्चे कुछ काम कर लेते हैं। तो अल्प दृष्टि वाले बच्चों की व्यक्तिगत अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गणकों का प्रयोग किया जा सकता है। गणक बच्चे की आवश्यकता अनुसार पठन सामग्री में आवर्धन कर सकते हैं तथा उनका उपयोग इस आशय के लिए किया जा सकता है, परंतु पूर्व में अधिक लागत के कारण गणकों का प्रयोग बहुत अधिक प्रचलित नहीं था। लेकिन पहले भी और आज भी
कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अधिक लागत के कारण अभी प्रचलित नहीं हुआ है। जैसे जैसे गणकों की तकनीकी में वृद्धि हुई तथा उनकी लागत में कमी आती गई, वैसे ही अल्पदृष्टि बच्चों के शिक्षण में इनका प्रयोग बढ़ता गया। पहले क्या था, इनका प्राइस ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती गई, प्राइस घटता गया, तो इन बच्चों के लिए कंप्यूटर आसान हो गया। वैसे ही अल्पदृष्टि वाले बच्चों के शिक्षण में इनका प्रयोग बढ़ता जाएगा। याद करने के अतिरिक्त गणकों का प्रयोग अल्पदृष्टि वाले बच्चों के दृश्य कौशल के निर्धारण के लिए भी किया जाता है, और इससे भी उसका दृश्य कौशल का निर्धारण हो जाता है कि बच्चा कितना दूरी से कंप्यूटर पर अक्षर को देख रहा है और पढ़ रहा है। ठीक है। अल्पदृष्टि वाले बच्चों को पढ़ाने में अध्यापक की लोचपूर्ण प्रवृत्ति सहायक सिद्ध होती है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा शिक्षक को कठोर होना जरूरी नहीं है। शिक्षक का रवैया कैसा होना चाहिए, लोचपूर्ण। बच्चा गलती भी कर रहा है तो उसको बहला फुसला कर ही समझाना चाहिए, कड़ा रूप तैयार नहीं करना चाहिए। अध्यापकों को यथासंभव अल्पदृष्टि वाले औसत बच्चों को मुद्रित सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और अल्पदृष्टि वाले बच्चों को ज्यादा ये चित्र वाली वस्तुएं के बाद मुद्रित किताबों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसे बच्चों की ग्राह्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए गणक, दूरदर्शन तथा बड़े छाप की मुद्रक सामग्री का प्रयोग कर सकता है। और क्या क्या प्रयोग, दूरदर्शन का भी प्रयोग हो सकता है, मुद्रण सामग्री का भी प्रयोग हो सकता है। यह जनसंख्या का भाग है जिस पर अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया गया है, और ऐसे अभी जो अल्पदृष्टि वाले बच्चे हैं, इन लोगों पर बहुत अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा चुका है, परंतु अब समय आ गया है कि उपेक्षित वर्ग की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया है, समय आ गया है कि दृष्टिबाधित बच्चों के बाद अल्प दृष्टि वाले बच्चों के और आंशिक दृष्टि वाले बच्चों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है। अब जो कुछ इसमें सारांश है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्रियात्मक शक्ति में उत्पन्न गिरावट अल्पदृष्टि कहलाती है। संक्षेप में एक लाइन का एक परिभाषा आ गया क्या आप लोगों के सामने, कि क्रियात्मक दृश्य शक्ति में उत्पन्न गिरावट अल्पदृष्टि कहलाती है। शिक्षा के संदर्भ में वे व्यक्ति जिनकी सभी प्रयासों के उपरांत भी बेहतर आंख की दृश्य तीक्ष्णता 6/21 या 20/17 अथवा कम हो, तो अधिकांश शिक्षा प्राप्ति है तो अपनी दृश्य क्षमता का प्रयोग कर पाए, उन्हें आंशिक दृष्टि युक्ति कहते हैं। और इसको आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करके रखिएगा कि अल्प दृष्टिबाधित किसको कहते हैं। शिक्षा के संदर्भ में वे व्यक्ति जिनकी सभी प्रयासों के उपरांत, मतलब वो बच्चा जिनके सभी प्रयासों के उपरांत, चिकित्सीय सभी प्रकार की जांचों के बाद उनकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/21 या 20/17 अथवा कम हो, वो क्या कहलाते हैं, आंशिक दृष्टि युक्ति कहलाते हैं। ठीक है। लोगों की दृश्य शक्ति एवं क्षमता का आकलन विभिन्न दृश्य अनुभवों द्वारा किया जा सकता है। अब इन बच्चों की पहचान कैसे की जाती है व्यक्तियों की, तो दृश्य अनुभवों के आधार पर किया जाता है। एक अल्प दृष्टि बालक की दृश्य क्षमता को संवर्धित करने में अनेक गतिविधियां सहायक होती हैं, जैसा कि इस पर मैंने चर्चा कर चुका हूं। ठीक है। अब देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन बन सकता है इसमें क्या, कि अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के दृश्य शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनकी शिक्षण सामग्री क्या हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है। एक ऐसे लेसन से 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा रहेंगे अब, और प्रत्येक साल रहेंगे। ठीक है। दृष्टिबाधिता, अल्प दृष्टिबाधिता, आंशिक दृष्टिबाधिता, तीनों से क्वेश्चन एक एक जरूर रहेंगे। ठीक है। अब मैंने जो इस लेसन का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तैयार किया हूं, तो वो अब मैं शुरू कर रहा हूं। इस पर भी आप लोग ध्यान से दीजिएगा ताकि आप लोग छूट न जाए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। देखिए काफी मेहनत के बाद ये एक एक क्वेश्चन का
वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के दृष्टिकोण और शारीरिक अंगों के पारस्परिक सामंजस्य का अध्ययन किसे कहलाता है? ठीक है, ये क्या कहलाता है? सामाजिक परिवार, इंटरपर्सनल स्पेस, क्रिएटिव डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी, इसको क्या कहते हैं? देखिए इसका कौन सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा इंटरपर्सनल स्पेस, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के शारीरिक अंगों का पारस्परिक सामंजस्य क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऑप्शन पहला है बच्चों की स्वाभाविक विकास के लिए, समाज में उनके अनुकूल संजीवन के लिए, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चे की स्वाभाविक विकास के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के दृष्टिकोण में किस तत्व का महत्व होता है? क्या क्या विकल्प दिया गया है? पहला है विचारशीलता, ठीक है, दूसरा है संवेदनशीलता, तीसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, डी है सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विचारशीलता, ए नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर क्या है? सामाजिक अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? माने अल्प जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन बच्चों के लिए दृष्टिकोण मतलब दृष्टि बढ़ाने की जो क्षमता है क्यों जरूरी है? सामाजिक सम्मेलन के लिए, शिक्षा में समाहित होने के लिए, स्वाभाविक विकास में मदद के लिए, कि सभी उपरोक्त। क्या इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक सम्मेलन के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, अल्प दृष्टि बच्चों के लिए किस तरह के शारीरिक विकास प्राय हो सकते हैं? स्विमिंग और खेल, ठीक है, आसन और प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन, ये सभी उपरोक्त। अब बताइए, स्विमिंग और खेल ये भी अच्छा कसरत है, आसन और प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, सभी उपरोक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, अल्प दृष्टि बच्चों के लिए दृष्टिकोण का विकास किसे कहलाता है? एंगेजमेंट, इंटरपर्सनल स्पेस, पर्सनालिटी, इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एंगेजमेंट, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए कौन सा शारीरिक व्यायाम अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए है योगा, स्विमिंग, ट्रैकिंग, सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए दृष्टिकोण के परिणाम क्या हो सकते हैं? ठीक है, सामाजिक स्वाभाविक विकास, सामाजिक अलगाव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी सभी उपरोक्त, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है हमारा? अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए किस तरह के शारीरिक व्यायाम के प्रयोग से उनका स्वास्थ्य कैसे उन्नत हो सकता है?
जो ऐसे बच्चे हैं उनके किस तरह से व्यायाम से उनका शरीर उन्नत मतलब स्वस्थ रह सकता है। योगा के माध्यम से, ट्रैकिंग और हाइकिंग के साथ, स्विमिंग और डांसिंग के साथ भी सभी उपरोक्त। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, सभी उपरोक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है स्क्रीन के सामने आप लोगों के? अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए किस तरह का मानसिक समृद्धि का साधन हो सकता है? ठीक है, पहला है ए नंबर, ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से, सामाजिक गतिविधियों के साथ, कला और संगीत के साथ, सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्वेश्चन नंबर है 11, अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए दृष्टि बढ़ाने के लिए कौन कौन से साधन उपयुक्त है? ठीक है, ध्यान की व्यायाम, शारीरिक व्यायाम, सुदृढ़ कान, कान का प्रयोग, ये सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान की व्यायाम, उसे ध्यान का व्यायाम कराना चाहिए। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए कौन सा व्यायाम दृष्टि को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है? ऐसे बच्चे जो अल्प दृष्टिबाधित हैं उनसे कौन सा व्यायाम कराना चाहिए ताकि उनकी दृष्टि मजबूत हो? आसन, ध्यान, ट्रैकिंग, सभी प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वो जब बच्चा आंख बंद करके ध्यान करेगा फिर खोलेगा तो क्या होगी? उसकी दृष्टि शक्ति का विकास होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अधिक प्रभावी होता है? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान और प्राणायाम, ट्रैकिंग और हाइकिंग, योगा की सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान और प्राणायाम। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अल्प दृष्टि बच्चों के लिए आदर्श व्यायाम क्या है? व्यायाम, सुदृढ़ कान, आंतरिक शांति की शिक्षा की सभी उपरोक्त। क्या इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुदृढ़ कान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, अल्प दृष्टि बच्चों के लिए किस तरह का शारीरिक व्यायाम उनकी दृष्टि में सुधार ला सकता है? सांस लेना और प्राणायाम ऑप्शन नंबर ए है, संयमित खानपान और नियमित व्यायाम की, चश्मा पहनना के सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सांस लेना और प्राणायाम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए किस प्रकार का शारीरिक व्यायाम दृष्टि को सुधार सकता है? आंतरिक शांति की शिक्षा, योग, ट्रैकिंग, सभी प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, योग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए कौन सा साधन उपयुक्त है जो उनकी दृष्टि को सुधार सकता है? ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि अल्प दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए कौन सा साधन उपयुक्त है जो उनकी दृष्टि को सुधार सकता है? ऑप्शन ए है संगीत, बी है सांस और श्वास प्रश्वास की प्राणायाम, नए चश्मे की सभी उपरोक्त। इसका सही आंसर क्या होगा? सांस और श्वास प्रश्वास का प्राणायाम, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18, अल्प दृष्टि बच्चों के लिए ध्यान कौन सा लाभ दे सकता है? ठीक है, शारीरिक सुधार, संवेदनशीलता में वृद्धि,
ध्यानाभ्यास का एक रूप की सभी उपरोक्त, कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्पदृष्टि बच्चों के लिए योग कैसे मदद कर सकता है? अल्पदृष्टि जो बच्चे हैं उनमें योगा कैसे मदद करता है? शारीरिक कुशलता में सुधार, मानसिक चुस्ती में सुधार, दृष्टि की बेहतरी, ये सभी उपरोक्त। तो आपको पता है कि योगा करने से शरीर में भी सुधार होता है, मानसिक सुधार भी होता है और नेत्र सुधार भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी उपरोक्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्पदृष्टि बच्चों को किस तरह के साधन सबसे प्रभावी हो सकते हैं? इस पर मैंने लेसन में पढ़ाया था, कैसे बच्चों के लिए किस तरह के साधन सबसे प्रभावी हो सकते हैं। ऑप्शन ए है अंतर्मुखी व्यायाम, उपनिषद और वेदांत की चश्मे की सभी उपरोक्त। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्मुखी व्यायाम। तो ठीक है, तो चलिए आज का मेरा ये जो वीडियो है वो अब समाप्त हुआ। फिर मैं कल एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। कृपया करके जो पीछे के वीडियो है उसको आप लोग देखिएगा, उसको लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस जो संस्था है उसका भी मनोबल बना रहे और हम लोगों का भी मनोबल बना रहे। ये देखिए कितना मेहनत करके एक एक लेसन आप लोगों के सामने लाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को किसी भी परीक्षा में कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और कल फिर मैं एक नए लेसन और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।